वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के सेशन में और आपके प्रारंभ बैच में। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छी चल रही होगी। बच्चों की चैट्स कहाँ पे विजिबल हो सकती हैं? तो आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी लोगों को पता है कि नाउ वी आर डिस्कसिंग आईआर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हमने जो भी चैप्टर्स थे उनको फिनिश कर लिया था और अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो आईआर के पार्ट पे चल रहा है। तो आपने ये जरूर से देखा हुआ है, ये सेगमेंट जो आपने देखा हुआ है ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हो इमर्जेंस ऑफ सोसाइटीज, यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री का जो हमारा पार्ट है वो शुरू हुआ था। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का ये जो पार्ट यहाँ से शुरू हुआ था इसमें हम लोगों ने ये हिस्से ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। इमर्जेंस ऑफ सोसाइटीज, इमर्जेंस ऑफ एम्पायर्स, then transition to modernity, French Revolution, Socialism and Russian Revolution, Nazism under Hitler, ये सब हमारा हो गया था। और ये सब हो जाने के बाद आप देखो ये वाला जो पार्ट था, दिस पार्ट, यहाँ पे हमने लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज कवर किया, देन राइज ऑफ नेशनलिज्म कवर किया और उसके बाद एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कवर किया। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर टोटल 5 चैप्टर्स हैं जो आईआर के हैं। एंड फॉर इन्फॉर्मेशन अभी आपकी चैट्स मेरे लिए विजिबल नहीं है, तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं उसे अभी देख नहीं पा रहा हूँ। अभी चैट्स आपके विजिबल हो जाएंगे, देन आई विल सी कि हाँ आप क्या कह रहे हो। तब तक मैं कंटिन्यूएशन में जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि जो 5 चैप्टर्स हैं वो आपके आईआर के हैं, जिसमें एक चैप्टर जो आईआर का रहा दैट वाज इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। तो इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर ये आपका पार्ट जो है वो आईआर का रहा, ठीक है। ये आईआर का रहा। कॉन्टेम्पररी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर ये भी आईआर में जाएगा। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये चैप्टर आईआर में जाएगा। ग्लोबलाइजेशन स्पेसिफिकली आईआर का पार्ट है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस का, सिक्योरिटीज इन कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, ये भी आईआर का पार्ट है। तो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स हैं जो आईआर के गिवन हैं। तो आईआर के चैप्टर्स अभी हम ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं जो स्पेसिफिकली वर्ल्ड हिस्ट्री के थे। लास्ट सेशन में इफ यू रिमेंबर तो हमने इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात की थी। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जो लास्ट सेशन में मेरी बात हुई थी, अगर मैं उसे थोड़ा सा आपके दिमाग में रिकॉल करवाने के एफर्ट्स करूं तो आप पाओगे कि हमने कहानी ग्लोबलाइजेशन से शुरू की थी और बताया था कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो दुनिया में कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करता है सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। इसके अलावा हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन में जो दुनिया में देशों का कनेक्शन है वो आज का नहीं है, भले ही हम इसे 20th सेंचुरी की एक आइडिया या फिलॉसफी कहते हैं, लेकिन एंशिएंट टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इजिप्शियंस के साथ हुआ करता था। उसके बाद एंशिएंट ट्रेड रूट था चाइना का जो पूरे एशिया और यूरोप को आपस में कनेक्ट कर देता था। उसके बाद यूरोपियन पावर्स ने जब कॉलोनियल फेज में दूसरे देशों को गुलाम बनाना शुरू किया और ये एक जगह से दूसरी जगह पर गए तो वहां पर अपना फूड, कल्चर और कनेक्टिविटी लेकर गए। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के जब मीन्स डेवलप हुए तो जो कंट्रीज के बीच का कनेक्शन है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया और देश और तेजी से जुड़ने लगे। फिर जब वर्ल्ड वॉर 1 आया तो वहां पर लेबर फोर्स की कमी हुई क्योंकि जो यंगस्टर्स थे, मेल थे, वो लड़ाइयां लड़ने चले गए, तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन के ऊपर आ गई। तो विमेन ने यहां पर अपनी लड़ाई को लड़ना शुरू किया और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया, तो विमेन का रोल इकोनॉमी में बढ़ा। इंटरवॉर पीरियड में जहां एक और ब्रिटेन की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, वहीं यूएस की इकोनॉमी में बूम आया और फिर यूएस की इकोनॉमी का बूम जो 1926 ऑनवर्ड्स कमजोर पड़ा, उसकी वजह से 1929 टू 39 में वर्ल्ड लेवल पर एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया जिसको हम द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखो तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो फिर सभी दुनिया के देशों ने मिलकर यह फैसला किया कि दुनिया कभी वापस से ऐसे किसी क्राइसिस में ना जाए, इसके लिए हमें दुनिया के टर्म्स एंड रूल्स को स्टैब्लिश करना होगा। और दुनिया के टर्म्स एंड रूल्स को जो हम स्टैब्लिश करेंगे ना, उसे हमने ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कहा। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश करने के लिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ब्रिटेन वुड, जो कि यूएसए का एक शहर है, वहां पर कई सारे देश बैठे और जब ब्रिटेन वुड में इन शहरों का बैठना हुआ तो वहां पर सभी लोगों ने मिलकर कुछ फैसला किया और जो उन कंट्रीज ने मिलकर फैसला किया उसके तहत 2 ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया गया। एक था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम बुलाते हैं आईएमएफ। जो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था, उसका काम था अगर कोई कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस में है तो उसको बचाना, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकालना। वहीं दूसरी ओर जो वर्ल्ड बैंक था उसका काम था डेवलपमेंटल लोन देना। इसी सीक्वेंस में जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने G77 का फॉर्मेशन किया। G77 में शुरुआत में तो 77 कंट्रीज थी जिसको ग्रुप ऑफ 77 कहा जाता था। इंडिया वाज ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ G77, लेकिन आने वाले समय में इसमें मेंबर्स की संख्या जो है वो बढ़कर 134 के आसपास हो गई।
तो ये तो कल की क्लास में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया था उसका मैंने आपके लिए एक ब्रीफ रिवीजन प्रेजेंट किया। आई होप कि आपको ये एक ब्रीफ रिवीजन पसंद आया, समझ आया। और इसके बाद आज जो हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, वो होगा कॉन्टेम्पररी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। ये हमारा आज का टॉपिक है। कंटेम्पररी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के बाद हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबलाइजेशन और सिक्योरिटीज इन कंटेम्पररी वर्ल्ड नाम के टॉपिक्स बचेंगे। बाकी सब कुछ यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। तो कंटेम्पररी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आज हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। तो आइए ब्रीफ डिस्कशन इस टॉपिक का करते हैं और मुझे बताइए कि ये कैसा है आपके लिए। ठीक है, ठीक है। तो चलिए बेटा अपना नया टॉपिक आज शुरू करते हैं। और जो आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज कंटेम्पररी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, चैप्टर नंबर 11। इसके बाद हमारे ये कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं जिन पर आज हमारा ब्रीफ डिस्कशन होगा कंटेम्पररी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पे। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, वॉइस लो, थोड़ा सा वॉइस देख लीजिए, अपनी तरफ से मैक्सिमम कर दीजिए ताकि कुछ लोगों को जिनको इश्यू होता है उनको ना हो। ठीक है, हाँ वॉइस इंक्रीज करवा रहे हैं बेटा, थम जाओ, रुक जाओ, वॉइस सही करवाते हैं। ठीक है, वॉइस आई होप कि अब सही हो गई होगी। थोड़ा सा हमने वॉइस को बढ़वा दिया है। बैकग्राउंड वॉइस ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब समझो, अब हम लोगों की जो बात है वो कंटेम्पररी वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में है। हमारा ये टॉपिक है बेटा कंटेम्पररी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। कंटेम्पररी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में मैंने आपको ये बताया था कि यूएसए और यूएसएसआर नाम के दो देश थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक साथ मिलकर लड़ा था। लेकिन उसके बाद की कहानी काफी हद तक बदल गई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म हो जाने के बाद ये दो देश आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए। और ये दो देश जो एक दूसरे के आपस में दुश्मन बने, यहां पर ठीक है, जो दो देश थे ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने और फिर इनके बीच जो एक लड़ाई शुरू हुई, हमने इसे कोल्ड वॉर कहा। कोल्ड वॉर इसे इस पर्सपेक्टिव से कहा गया क्योंकि यहां पर कभी कोई डायरेक्ट लड़ाई हुई नहीं और डायरेक्ट वही जो लड़ाई है वो हुई नहीं, तो इसी वजह से जब डायरेक्ट लड़ाई हो जाती है तो उसको हॉट वॉर बुलाया जाता है। जब केवल मनमुटाव हो आपस में, ऐसे केवल आपके मन में ऐसी फीलिंग हो कि हाँ सामने वाला आपको लेकर इल फीलिंग रखता है, तो इस तरीके की लड़ाई को कोल्ड वॉर कहा जाता था। ठीक है ना, हमने देखा कि जो सोवियत यूनियन यहां पर डेवलप हुआ, सोवियत यूनियन में टोटल 4 लीडर आए बेटा। सोवियत यूनियन में 4 लीडर आए। एक थे व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन वही पर्सन है जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम बोल्शेविक पार्टी बुलाते हैं, उसको फाउंड किया था। और सोवियत यूनियन में जो रिवोल्यूशन हुआ था ना, बोल्शेविक रिवोल्यूशन, उसके लीडर व्लादिमीर लेनिन थे। लेनिन ने 1924 तक रूल किया था और लेनिन के रूल के बाद वहां पर जिसका रूल आया था उनको हम जोसेफ स्टालिन बुलाते हैं। तो जोसेफ स्टालिन इसके बाद रूल करते हैं और जोसेफ स्टालिन जो है वो 1879 से 1953 तक रहे। 1953 के बाद आप देखो तो यहां पर निकोला क्रुश्चेव आए। निकोला क्रुश्चेव जो हैं वो 1971 तक रूल करते रहे। 1971 तक निकोला क्रुश्चेव ने रूल किया और उसके बाद लियोनाइड ब्रेजनेव आए। ब्रेजनेव का जो रूल है बेटा वो 1982 तक रहा। तो ये 4 ताकतवर राजा रहे जो आज का
जो बेटा आज का रशिया है, जिसे पहले यूएसएसआर कहा जाता था, ठीक है, जिसे पहले का यूएसएसआर कहा जाता था, वहां पर 4 ये ताकतवर राजा आए हैं। तो ये राजा ना कहो, आप इनको हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहो। लेनिन सबसे पहले थे, फिर स्टालिन आए हैं, स्टालिन के बाद यहां पर खुश्चेव आए हैं, और खुश्चेव के बाद बेटा ब्रेजनेव आए हैं। तो लेनिन, स्टालिन, खुश्चेव एंड ब्रेजनेव, ये 4 लोगों का यहां पर आना हुआ। इन 4 लोगों के आने के बाद बेटा जो हमने देखा कि रिवोल्यूशन हुआ था, उस रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, अगर हम उस बारे में बात करें तो हमने देखा था बच्चा कि बोल्शेविक रिवोल्यूशन हुआ था। बोल्शेविक रिवोल्यूशन हुआ था। जो बच्चा बोल्शेविक रिवोल्यूशन हुआ, बोल्शेविक रिवोल्यूशन के बाद बना यूएसएसआर। बोल्शेविक रिवोल्यूशन के बाद जब यूएसएसआर बना तो यूएसएसआर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लड़ा। इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लड़ने के बाद बेटा यूएसए वर्सेस यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। तो यहां पर बेटा कोल्ड वॉर शुरू हो गया, मतलब ये 2 देश आपस में लड़ने लगे। कोल्ड वॉर किन 2 देशों के बीच में था बेटा, एक तो यूएसए था और दूसरा यूएसएसआर था। यूएसए यूएसएसआर जब आपस में लड़ने लग गए तो इन देशों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया, जिसको आप मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहो, एक दूसरे को काउंटर करने के लिए। तो यूएसए ने जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसको नाटो कहा गया था, जबकि यूएसएसआर ने जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसको वार्सा पैक्ट कहा गया था। बेटा वार्सा जो है ना, वो कैपिटल हुआ करती थी पोलैंड की। तो पोलैंड की कैपिटल वार्सा में एक मिलिट्री ग्रुपिंग तैयार की गई थी, तो उसको वार्सा पैक्ट कहा गया। अब नाटो और वार्सा पैक्ट जो है, पैक्ट जो दोनों थे, ये एक तरीके के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे, और यूएसए और यूएसएसआर के खिलाफ ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस काम किया करते थे। अब दोनों ही यूएसए और यूएसएसआर मिलकर एक दूसरे को इसके जरिए काउंटर करने लगे। अब ये जो लड़ाई शुरू होती है नाटो वर्सेस वार्सा पैक्ट के बीच में, ये लड़ाई दिन ब दिन आगे बढ़ती चली जाती है। और ये जो नाटो वर्सेस वार्सा पैक्ट की लड़ाई आगे बढ़ी, इसमें हमने देखा कि लास्ट में गोर्बाचेव आए। यूएसए नाटो जो लड़ाई लड़ रहा था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच का ये जो लड़ाई वाला सीन चल रहा था, उसमें यहां पर 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव आ जाते हैं, या गोर्बाचेव आ जाते हैं। तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव आए, ये पर्सन आए। उस समय यूएसएसआर कमजोर पड़ रहा था, यूएसएसआर की पावर डिक्लाइन कर रही थी। अब चूंकि यूएसएसआर की पावर बेटा यहां पर डिक्लाइन कर रही थी, तो इन्होंने 2 पॉलिसी अपनाई, 2 टेक्निक अपनाई बेटा। इनकी टेक्निक को कहा गया ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। तो इन्होंने 2 टेक्निक अपनाई। एक टेक्निक को नाम दिया गया ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मतलब था ओपननेस। ग्लास जैसे ओपन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसीलिए ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस। और ओपननेस के नाम पर इन्होंने यूएसएसआर की इकोनॉमी जो पहले क्लोज हुआ करती थी उसको ओपन कर दिया। और एक रशियन टर्म है बेटा जिसको पेरेस्ट्रोइका कहा जाता है। एक रशियन टर्म है बेटा जिसको पेरेस्ट्रोइका कहा जाता है। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था बेटा रीस्ट्रक्चरिंग। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था बेटा रीस्ट्रक्चरिंग। इन्होंने बच्चा यहां पर रीस्ट्रक्चरिंग भी की, मतलब इन्होंने एक तो यूएसएसआर की इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर किया, और दूसरा इन्होंने यूएसए की इकोनॉमी को ओपन किया। और इस तरीके से उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से। ये अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने अफगानिस्तान के में जो इनकी फोर्सेस हुआ करती थी उनको विड्रॉ कर लिया। विड्रॉल फोर्सेस फ्रॉम यूएसएसआर। withdrawal of forces from अफगानिस्तान। तो बच्चा इन्होंने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को भी विड्रॉ कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि यूएसएसआर कमजोर पड़ गया, और जो यूएसएसआर है, ठीक है, जो यूएसएसआर है बच्चा, यूएसएसआर 15 टुकड़ों में टूट गया। यूएसएसआर बच्चा यहां पर डिसइंटीग्रेट हो गया 15 पार्ट्स में।
यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड, क्योंकि यूएसएसआर बेटा कमजोर पड़ गया तो यूएसएसआर 15 टुकड़ों में टूट गया। मतलब यूएसएसआर में से बेटा 15 देश निकले और इनका जो हेड बना वो था रशिया। रशिया इनमें सबसे बड़ा था। तो बच्चा जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था वो टूटकर बिखर गया, और जो यूएसएसआर टूटकर बिखरा बच्चा, वहां से टोटल 15 देश निकल के आए। और ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है बेटा, ये डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में। तो 1991 में ये डिसइंटीग्रेशन हुआ। पहले दुनिया में दो पावर्स हुआ करती थी, एक का नाम था यूएसए और दूसरे का नाम हुआ करता था बेटा यूएसएसआर। लेकिन इसके बाद क्या हुआ बेटा कि दुनिया में केवल एक ही पावर बची, क्योंकि यूएसएसआर 15 टुकड़ों में टूट गया। आज जो आप कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान देखते हो, सेंट्रल एशिया के देश, ये कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। आज जो आप फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया नाम के देश यूरोप में देखते हो, ये यूएसएसआर के पार्ट थे। आज जो आप बेलारूस, यूक्रेन देख रहे हो, यूक्रेन जिसके साथ उनकी लड़ाई चल रही है, ये भी कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। तो लगभग 15 देशों से मिलकर बनता था यूएसएसआर, और 15 देशों से मिलकर बना ये यूएसएसआर जो है वो टूट गया। और इस लिगेसी को लीड किसने किया? इस लिगेसी को लीड किया आज के रूस ने, यानी कि रशिया ने। आज के रूस ने यानी कि रशिया ने इस लेगेसी को यहां पर लीड किया। हमने क्या देखा कि आखिर क्यों डिसइंटीग्रेशन हुआ। अगर आप इस रीजन को एक्सप्लोर करेंगे ना कि डिसइंटीग्रेशन का रीजन क्या रहा, अगर आप रीजन एक्सप्लोर करना चाहें कि सर आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये जो यूएसएसआर था ये टूटकर बिखर गया। सबसे पहले तो बेटा इंटरनली जो सोवियत यूनियन है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था, अब उसके पास उतनी स्ट्रेंथ रह नहीं गई थी। दूसरा, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था बच्चा, मतलब इकोनॉमी लगातार कमजोर होती जा रही थी। समझ रहे हो ना बच्चा? एक और तो आप देखो बेटा कि इंटरनल वीकनेस थी। इंटरनल वीकनेस में ये इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके थे। और दूसरा बेटा, यहां पर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया था, इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। ठीक है, न्यूक्लियर और मिलिट्री इन चीजों को मेंटेन करने के लिए उनको बहुत ज्यादा खर्चा लगता था। ठीक है, अब इनको देखो, रिसोर्सेस इन मेंटेनिंग न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल, इनके पास जो हथियार थे उसको मेंटेन करने के लिए बहुत खर्चा आता था। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो थे बच्चा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो 5 हुआ करते थे, जिसमें तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो है बच्चा, इन देशों को मेंटेन करने में बड़ा खर्च आता था और इसका खर्चा ये लोग उठा नहीं पा रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन को 70 सालों से रूल कर रही थी और वो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं थे, मतलब यहां पर किसी भी तरीके की कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही स्लो था और करप्शन बहुत ज्यादा था। इसके अलावा गोर्बाचोव ने रिफॉर्म किए। ठीक है, गोर्बाचोव और उनके रिफॉर्म, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के, तो इन रिफॉर्म से भी कई सारे देशों को यहां पर आजादी मिली। एट द सेम टाइम बेटा कि सोवियत यूनियन की एक बहुत बड़ी सोसाइटी थी जो गोर्बाचोव से डिससैटिस्फाइड थी। तो हमने क्या देखा कि यहां पर नेशनलिज्म आया, तो नेशनलिज्म के चलते कई सारे देश अपनी आजादी की घोषणा करने लगे। तो कई सारे रीजंस थे बच्चा जिसकी वजह से यूएसएसआर इतने सारे टुकड़ों में टूट गया। यूएसएसआर के टूटने के बाद क्या हुआ बच्चा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? इसका कॉन्सिक्वेंस एक तो ये हुआ कि कोल्ड वॉर जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रहा था वो खत्म हो गया। इनके बीच की लड़ाई बच्चा खत्म हो गई, और इनके बीच की लड़ाई खत्म होने का मतलब ये था कि अब जो पहले दुनिया में दो पावर्स हुआ करती थी, यूएसए और यूएसएसआर नाम की, वहां पर अब केवल यूएसए ही बचा। जो पावर रिलेशन थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो चेंज हो गए। पावर रिलेशन जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज हुए हैं बेटा, उसमें यूएसएसआर डोमिनेट नहीं कर पाया और यूएसए यहां पर एक सोल सुपर पावर बन गया। और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे जो इंस्टीट्यूशंस थे ये बेटा पावरफुल बन गए, अब इनकी अथॉरिटी चलने लगी। पॉलिटिकली जो लिबरल डेमोक्रेसीज थी वो इमर्ज हुई। अब दुनिया में जो कम्युनिज्म था बेटा वो भी कमजोर पड़ा और पूरी दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसीज का दौर आया। ठीक है, ये कई सारे चेंजेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अब ये टाइमलाइन डिसइंटीग्रेशन की आपको जानने की जरूरत नहीं है। पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम में एक शॉक थेरेपी आई। पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम में एक शॉक थेरेपी आई। अब ये शॉक थेरेपी क्या है बेटा? शॉक थेरेपी
शॉक थेरेपी। रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप, ये 3 रीजन्स थे जो डेवलप हुए। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इनके पीछे लग गया ये बोल के कि हम आपको सुधारेंगे। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन देशों को सुधारने में लग गया और जो इनको सुधारने के लिए एफर्ट्स किए गए इसे ही शॉक थेरेपी कहा गया। कई बार आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, मेंटली वो कमजोर हो चुका है या फिर अगर उसका मेंटल सेटअप अच्छा नहीं है तो फिर उसके यहां आसपास कुछ ऐसे लीड्स लगा के उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। कई बार जो मेंटल ट्रॉमा से लीड कर रहे लोग होते हैं, डील कर रहे लोग होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। तो जैसे एक इंसान जो मेंटली बीमार है उसे ट्रीट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। वो इलेक्ट्रिक शॉक उसे मारने के लिए नहीं होता, वो एक तरीके की थेरेपी होती है ताकि वो इंसान सही हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही अगर किसी इंसान को शॉक थेरेपी दी जाए, बहुत ही हार्श तरीके इस्तेमाल किए जाएं उसे सुधारने के लिए, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी जो थी वो किस तरीके से काम करती है? जैसे बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं होता है बेटा, सभी लोग नहीं पढ़ते हैं। कुछ बच्चों ने पेरेंट्स से फीस तो ले ली लेकिन आ गए चैट बॉक्स में और फिर इधर उधर की बातें करने लगे, अभी वो नहीं पढ़ रहे हैं। अचानक से पेरेंट्स को इस बात की खबर लग जाती है कि भाई हमने जो 33-35 हजार रुपए जो भी हमने अपने बच्चे के पीछे खर्च की कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बच्चा तो हमारा नाकारा है, बेकार है, वो तो पढ़ नहीं रहा है। और इस बात की खबर, मान लो पेरेंट्स ने गलती से आपका ये चैट बॉक्स देख लिया जहां पर आप ये चैट करते हो, कि उनको समझ में आ गया अरे यहाँ तो टीचर क्लास पढ़ा रहा है और मेरा बच्चा तो यहाँ कुछ और ही कर रहा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपको सीधा घर से निकाल दिया। उन्होंने बेइज्जत किया और बेइज्जत करके आपको घर से निकाल दिया। और जब उन्होंने बेइज्जत करके आपको घर से निकाल दिया तो फिर क्या हुआ? जब उन्होंने आपको घर से निकाला तो ये आपको एकदम शॉक लग गया, क्योंकि आपको तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि आपको घर से निकाल दिया जाएगा। आपको तो लग रहा था कि आप मजे करोगे, घर वालों को धोखे में रखोगे, घर वालों से पैसे तो आपने ले लिए हैं लेकिन आप उनको धोखे में रखोगे और आप ऐसे ही मजे करते रहोगे, चैट बॉक्स में की बातें करते रहोगे। लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्होंने आपको घर से निकाल दिया। अब इसके बाद जो आपको रियलाइजेशन हुआ ना कि आपने तो गलत काम कर दिया, तो इस तरीके से जब आपके अंदर सुधार आता है, ठीक है, जब इस तरीके से सुधार आपके अंदर आता है, फिर आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, मैंने तो गलत किया अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, मैंने उनको धोखा दिया। मैं वहां पे पढ़ने के लिए गया लेकिन मैंने टीचर्स की बात नहीं सुनी, मैंने उनके साथ भी गलत काम किया, उनको इंसल्ट किया। उसके बाद जो है फिर आपको रियलाइज हुआ कि फादर ने कितना एफर्ट करके, कितना मेहनत से मेरे लिए पैसे कलेक्ट किए, उन्होंने मेरी फीस भरी। मैंने क्या किया? मैंने वहां पे जाकर लोगों से टेलीग्राम आईडी मांगी, मैंने वहां पे जाके लोगों को ये पूछना शुरू किया कि मेरे दोस्त बन जाओ, ऐसा करके मैंने बोलना शुरू किया। तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी धोखा दिया। तो फिर आपको रियलाइजेशन हुआ, आप वापस आए, अपने पेरेंट्स से माफी मांगी और फिर आपने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। इस तरीके की थेरेपी को हम शॉक थेरेपी बोलेंगे। अब जब पेरेंट्स ने आपको घर से निकाला, ये एक हार्श स्टेप था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ठीक है, ये तो नहीं हुआ बेटा कि आप जो है वो आपका बुरा चाहते थे, पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहते थे। बिल्कुल वैसे ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी, ये जो 15 देश इसमें से अलग हुए, उनको एक शॉक थेरेपी दी। शॉक थेरेपी में बहुत ही हार्श इकोनॉमिक मेजर्स ऑप्ट करने को कहे गए। कहा गया कि आप अपनी इकोनॉमी को लिबरल बनाइए, ओपन बनाइए, करप्शन को खत्म करिए, अच्छे जो है प्रोसीजर्स डेवलप करिए। उनको जो फोर्सफुली इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए यहां पर एफर्ट किया गया, इसे शॉक थेरेपी कहा गया। मतलब जो काम आपके पेरेंट्स ने आपको घर से निकाल कर किया, वही काम यहां पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इन 15 देशों के साथ किया और इस तरीके से यहां की इकोनॉमी लिबरल हुई और ट्रैक पर आई। और इसी को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की शॉक थेरेपी कहा गया। मतलब शॉक देकर उनको सही करना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए बेटा इस शॉक थेरेपी के? अगर मैं इनके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए शॉक थेरेपी के? सबसे अच्छा कॉन्सिक्वेंस तो ये हुआ कि इकोनॉमी रिवाइव कर गई। मतलब धीमे धीमे इन 15 देशों की जो इकोनॉमी है वो रिवाइवल मोड में आ गई। धीमे धीमे इनके जो है रिवाइवल्स थे वो सही हो गए। हमने देखा किसी बीच में नई कंट्रीज बनी और टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले। इंडिया में क्या हो रहा है बेटा? ठीक है, अब वो जो नए देश बने, अगर मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि भाई कौन से नए देश बन रहे हैं, अगर आप उनको देखना चाहो तो हमने देखा कि अजरबैजान बना। अजरबैजान में से बेटा
आर्मीनिया निकल गया। यहां पर बेटा एक देश जॉर्जिया बन गया। सेंट्रल एशिया में हमने देखा कि कंपटीशन शुरू हो गया। ईस्टर्न यूरोप में बच्चा चेकोस्लोवाकिया 2 देशों में टूट गया। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया 2 देशों में भी टूट गया। एक बन गया चेक रिपब्लिक और दूसरा बन गया स्लोवाकिया। ठीक है, यूगोस्लाविया टूट गया। एक देश हुआ करता था बेटा यूगोस्लाविया। 1991 में यूगोस्लाविया टूटा। यूगोस्लाविया कई सारे 4 देशों में टूट के अलग हुआ। क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ऐसे कई सारे देश वहां पर डेवलप हुए। ठीक है, वहां पर भी डेवलप हुए बेटा। पोस्ट कम्युनिस्ट इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, कम्युनिज्म का दौर एक अलग था। कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन समहाउ अच्छे हुआ करते थे, लेकिन ठीक है यहां पर इंडिया जो है उसके साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद इंडिया, व्हाट हैपेंड विद इंडिया। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, इंडिया ने हमेशा पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड किए। मतलब ये जो 15 देश यूएसएसआर के बाद बने, इंडिया ने उनके साथ बेटा अच्छे रिलेशंस बिल्ड किए। इंडियन सिनेमा में राज कपूर, अमिताभ बच्चन उनके ठीक है कई सारे लोग, ये जो 15 देश बने थे वहां पर अपने लोग अपने बच्चों के नाम राज कपूर रख रहे हैं, अमिताभ बच्चन रख रहे हैं। ठीक है, तो रशिया में और बाकी जगहों पर इंडिया में जो एक्टर्स थे उनके नाम रखे जा रहे हैं। 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स इंडिया ने और रशिया ने आने वाले समय में साइन किए। इंडिया रशिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर डेवलप हुई। रशिया और इंडिया ने अपने रिलेशंस को जिस तरीके से डेवलप किया उससे दोनों ही देशों को काफी फायदा हुआ। इंडिया को रशिया ने मिलिट्री हार्डवेयर दी, इससे इंडिया की जो मिलिट्री है वो ताकतवर हुई। साथ ही ऑयल इंपोर्ट के मामले में भी रशिया ने हमारी काफी मदद करी। रशिया ने हमें अच्छा और सस्ता ऑयल दिया। साइंटिफिक कोऑपरेशन भी रशिया की ओर से काफी अच्छा रहा। रशिया ने हमें हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक रॉकेट बनाने में भी मदद करी और इस तरीके से हमारा जो डेवलपमेंट हुआ उसमें रशिया ने एक की रोल प्ले किया। ठीक है, रशिया और हमारा रिलेशन यहाँ पर काफी अच्छा रहा। हमने क्या देखा कि इसी बैकग्राउंड में बच्चा यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। इसी बैकग्राउंड में बेटा यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो बेटा, ये जो डार्क कलर की कंट्रीज हैं ये ओल्ड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं। यूरोप के सारे देश जो थे, इन देशों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम सभी लोग अपना डेवलपमेंट एक साथ मिलकर करेंगे। हमने देखा था कि 1945 में वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा यूरोप डिसइंटीग्रेट हो गया था। वर्ल्ड वॉर की लड़ाई के बाद पूरा यूरोप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। यूएसए ने बच्चा यूएसए ने अपने इन्फ्लुएंस को यूरोप में मेंटेन करने के पर्पस से क्या किया था बच्चा, एक मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस किया था। मार्शल, जॉन मार्शल जो वहां की गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, एक मार्शल प्लान बनाया। उस मार्शल प्लान में क्या होता है बेटा, इन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसी कंट्री जो कम्युनिस्ट रिजीम के अगेंस्ट में काम कर रही है, यूएसए उसको पैसा देगा और उनकी इकोनॉमिक रिकवरी में अपना रोल प्ले करेगा। सो दे विल वर्क फॉर द इकोनॉमिक रिकवरी। तो यहां पर बच्चा आप देखो कि इकोनॉमिक रिकवरी के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। यूएसए ने यह फैसला किया है बच्चे कि वो पूरे यूरोप को इकोनॉमिकली रिवाइव करने में यहां पर हेल्प करेंगे। और यूएसए ऐसा क्यों कर रहा था बेटा, यूएसए ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि यहां पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएं और वो एक ग्लोबल पावर का जो स्टेटस है उसको अवेल कर ले, वो एक ग्लोबल पावर का स्टेटस अवेल कर ले। इसी पर्पस से उन्होंने ये काम करना शुरू किया। नाउ हमने देखा कि यूरोप की कंट्रीज ने अपने आप को मार्शल प्लान के तहत डेवलप करने के पर्पस से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कि यूरोप इकोनॉमिकली आपस में कोऑपरेट करेगा। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के पर्पस से बच्चा 1948 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन OEEC का फॉर्मेशन किया गया। और जो OEEC का फॉर्मेशन 1948 में होता है बेटा, वही आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन का एक बड़ा आधार बन गया। अब यूरोपियन यूनियन जो है
जिसको यहां पर बनाया गया था वो 1949 में, यानी कि एक साल के बाद काउंसिल ऑफ यूरोप में कन्वर्ट हो गई और थोड़े समय के बाद 1957 में ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गई। तो ये जब शुरू में बना था 1948 में बच्चा यूरोपियन यूनियन, तब इसका नाम हुआ करता था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1949 में इसका नाम हो गया काउंसिल ऑफ यूरोप और इसका नाम 1957 में बदलकर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी रख दिया गया। अब ये ग्रोथ धीमे धीमे आगे बढ़ने लगी और इस ग्रोथ में आप देख रहे हो बेटा क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। यहां पर हो क्या रहा है, सोवियत ब्लॉक के कोलैप्स कर जाने के बाद जो यूरोप है वो काफी तेजी से अपने आप को रिवाइव करने लगा और इसी के बैकग्राउंड में 1992 में बेटा यूरोपियन यूनियन को बनाया गया। यूरोपियन यूनियन का एक बेसिक सा पर्पस था कि इनके फॉरेन पॉलिसी कॉमन होगी, सिक्योरिटी पॉलिसी, जस्टिस फॉर कोऑपरेशन, होम अफेयर्स और सिंगल करेंसी को बनाने का यहां पर प्लान किया गया। ईयू का अपना फ्लैग था, एंथम था, फाउंडिंग डेट थी, करेंसी थी। हालांकि ये अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए, ठीक है, ये अपने लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए। सब कुछ तो उन्होंने एक बना लिया लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल नहीं बना पाए। इस तरीके से ईयू भले ही एक देश की तरह ना काम कर पाए लेकिन एक दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग गैदरिंग के तौर पर, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग गैदरिंग के तौर पर बेटा यहां पर डेवलप हुआ। ईयू सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई जीडीपी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आप देखो तो ईयू जो है वो सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है विद जीडीपी मोर देन 17 ट्रिलियन। 2016 में इनकी जीडीपी 17 ट्रिलियन थी जो कि चाइना से ज्यादा थी। अमेरिका के जस्ट बाद आप देखो तो ईयू का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है। वर्ल्ड ट्रेड में इनका शेयर यूएसए से भी ज्यादा है। मिलिटरली ईयू की आर्म फोर्सेस दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट हैं जस्ट आफ्टर यूएस। ईयू के जो मेंबर स्टेट्स हैं उसमें फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स उनके पास हैं और ये दुनिया का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इस तरीके से यूएसए के बाद ईयू को दुनिया में एक बड़ी स्ट्रेंथनिंग पावर मिली। अब आप देखो बेटा, जब यूरोप ने खुद को ऑर्गेनाइज किया, इकट्ठा कर लिया, तो और उनको इससे बहुत बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट भी हुआ। तो जब यूरोप ने खुद को ऑर्गेनाइज किया और यूरोप को इसका फायदा हुआ तो दुनिया के बाकी एरियाज में भी कंट्रीज को लगने लगा ओके, अगर हम सब यूनाइट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे तो हमें इसका फायदा मिलेगा, इकट्ठा होकर इसका फायदा लिया जा सकता है। इसी पर्पज से दुनिया के बाकी एरियाज में भी लोगों ने खुद को इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया। नाउ चाइना की इकोनॉमी 19.50 ट्रिलियन है। हाँ जी बेटा, ऐसा सही है, लेकिन ये तो आज की बात है ना बच्चा, 2015 की 25 की। वहां पे जो डेटा दिया गया है वो 10 साल पहले का है, 2016 का है बच्चा, ठीक है। यहां पर देखो तो फिर ईयू का जो फॉर्मेशन था, ईयू के फॉर्मेशन की सक्सेस के बाद दुनिया के बाकी एरियाज में भी कंट्रीज आपस में इकट्ठा होने लगी और इसी सीक्वेंस में बच्चा बनता है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि आसियान। आसियान को बच्चे ईयू की तर्ज पर 1967 में फाउंड किया गया और जब इसे फाउंड किया गया तो इसमें केवल शुरुआत में 5 ही देश हुआ करते थे। वो 5 देश कौन से थे बेटा? वो 5 देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन लोगों ने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करी और ये 5 देश जो हुआ करते थे, इन लोगों ने मिलकर अपने लिए एक कंट्री बना, एक जो है ग्रुपिंग बना ली। मतलब यहां पर देखो बेटा, तो जो 5 देश थे, जैसे कि यहां पर देखो बेटा, आपको इंडोनेशिया देखने को मिल रहा है साफ साफ, ठीक है, यू कैन सी इंडोनेशिया हियर। इंडोनेशिया के अलावा बेटा आपको यहां पर मलेशिया देखने को मिल रहा है, दिस इज मलेशिया हियर। मलेशिया के बाद आप यहां पर फिलीपींस को देख सकते हैं, यहां पर आप छोटू सा सिंगापुर देख सकते हैं, सिंगापुर यहां पर आपको दिख रहा है, और फिर यहां पर बच्चा आपको थाईलैंड दिख रहा है। तो ये 5 देश मिलकर यहां पर ईयू का फॉर्मेशन करते हैं। शुरुआती दौर में तो बेटा ईयू में केवल 5 ही देश हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें बढ़कर 11 देश हो गए हैं। फिर 5 से ये 10 हुए, 10 से फिर ये 11 हो गए। बिल्कुल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम बेटा इसमें जो मेंबरशिप थी वो इनहेंस हुई और इनके मेंबर्स की संख्या बढ़ती चली गई। ऑब्जेक्टिव था कि आसियान भी यूरोपियन यूनियन की तरह एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड ग्रुप के तौर पर डेवलप हो
और वो जब डेवलप हो जाएंगे तो फिर वहां पर उनका ट्रेड वगैरह भी काफी अच्छा हो जाएगा। हमने देखा कि जैसे ईयू ने तो अपने आप को एक देश की तरह डेवलप कर लिया, मतलब जैसे एक बड़ा सा देश हो ऐसा ईयू ने खुद को डेवलप किया। आसियान के देशों के मन में ऐसी कोई एस्पायरेशन नहीं थी, वो तो बस एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रुपिंग डेवलप करना चाहते थे जहां पर उनको अच्छा खासा इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाए। 2003 में आसियान ने ईयू का रास्ता अपनाया और ये लोग भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की तरह दिखने लग गए। आसियान कम्युनिटी ने यहाँ पर 3 पिलर्स डेवलप किए और आसियान कम्युनिटी ने यहाँ पर जो 3 पिलर्स डेवलप किए, इसमें एक बनाया गया आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, एक आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और तीसरा आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। और ये बताया गया कि ये तीनों ही ग्रुपिंग्स अलग अलग स्फीयर में आसियान के 11 देशों के बीच में कोऑपरेशन को स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, नाउ यहां पर ये इनको स्टैब्लिश करेंगे। यहां पर बच्चे आसियान रीजनल फोरम यानी कि एआरएफ को डेवलप किया गया। अर्शियन बेटा बेटा मैं तो आपको बिना इसमें कुछ भी डिक्टेट किए भी पूरा चैप्टर बता दूंगा, बिना चैप्टर खोले भी मैं पूरा चैप्टर आपको यूं ही बता दूंगा। आपका दिमाग इतना तेज है जो घुस जाएगा अगर मैं इसमें आपको ये ना बताऊं कि कौन सी चीज कहां पर लिखी हुई है, और मैं बिना चैप्टर ओपन किए ही आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा। आई एम अश्योरिंग यू, मैं आपको पूरा ईयू बिना इसको चैप्टर को देखिए एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं पूरा आसियान बिना यहां पर आपको इंडिकेट किए एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं आपको पूरा का पूरा ग्लोबलाइजेशन बिना यहां चैप्टर में देखिए दिखाए एक्सप्लेन कर दूंगा। आपके दिमाग में घुस जाएगा, आपका दिमाग इतना तेज है। सो डोंट बी ओवर स्मार्ट, जस्ट पढ़ाई करना और ध्यान से उसको समझना शुरू करो। यहां पे जो डिक्टेट कर रहा हूं दिखा रहा हूं तुम्हारे लिए दिखा रहा हूं, ठीक है, मेरी जरूरत नहीं है, मैं इसको यूं ही समझा दूंगा, आपका दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा। इतना सा दिमाग लेकर आए हो बेटा, इतना सा दिमाग लेकर आए हो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, और उसके बाद बातें बड़ी बड़ी करते हो। तो इत्मीनान से शांति से जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत किया करो क्लास में, ठीक है। हाँ मैं अगर यहां पर कुछ दिखा रहा हूं इट्स फॉर यू, इट्स नॉट फॉर मी। यहां पर देखो बेटा, इन्होंने आसियान रीजनल फोरम भी बनाया, आसियान रीजनल फोरम भी बनाया। तो जो आसियान रीजनल फोरम यहां पे बनाया गया था 1994 में, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि वो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बना सके। आसियान रीजनल फोरम यानी कि जो एआरएफ बनाया गया था, उस एआरएफ का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो, हाँ, उनकी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी में एक कोऑर्डिनेटेड एरिया डेवलप करने का प्रयास करता है। अभी यहां पर उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एरिया डेवलप किया। आसियान में जो फ्री ट्रेड एरिया डेवलप किया गया था उसका बेसिक पर्पस ये था कि ये सभी कंट्रीज जो यहां पर हैं ये आपस में बिना किसी टैरिफ के ट्रेड कर सकें। अगर ये बिना किसी टैरिफ के ट्रेड करना शुरू करेंगे तो इनके बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा और इसका बेनिफिट सभी कंट्रीज को होगा। मैं आपको बता दूं बेटा, आसियान ने जो इकोनॉमिक ग्रुपिंग तैयार की, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके पास हुआ, उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मदद से इन्होंने अपने आप को जिस तेजी से ग्रो किया उसकी वजह से इन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक स्टेटस अवेल किया और उस स्टेटस को हमने नाम दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ग्लोबल स्टेटस? एशियन टाइगर्स। एशियन टाइगर्स आपको समझ में आया, ठीक है। एशियन टाइगर्स यहां पर डेवलप हो जाते हैं और बन जाते हैं, ठीक है। विजन 2020 भी इन्होंने तैयार किया था। विजन 20 इन्होंने डेवलप किया था, उस इन्होंने हम करेंगे ओवर negotiation over conflict।
जगह जगह हो रही हैं, जा रही जाने की वजह से इनको काफी इकोनॉमिक लॉस फेस करना पड़ रहा है। यहां पर इनका ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अभी बताइए वीडियो आपके लिए फाइन है? इज इट ओके? बताइए, शुड आई स्टार्ट, शुड आई गो अहेड? ओके फाइन, फाइन नाउ, चलो इफ इट्स गुड लेट्स स्टार्ट। सो जब तक आपके वीडियो में ग्लिच था या फिर जो कुछ भी था, मैंने उसमें कुछ भी देखा नहीं, मतलब उसमें मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है इंटरमिटेंट टाइम फ्रेम में। सो जस्ट दैट्स ओके, यू कैन प्रोसीड नाउ। लेट्स हैव अ लुक। इसको शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहां पर समझो, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। चाइनीज इकोनॉमी का राइज कैसे होता है? हाउ द इकोनॉमी ऑफ चाइना रोज। ये किस तरीके से राइज होता है? कुछ पढ़ाया नहीं है क्या, रिपीट करूं? राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। चाइना ने 1978 के बाद अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना शुरू किया। चाइना की इकोनॉमी में जो ग्रोथ आई है वो 1978 के बाद आई है। उसने प्लान किया है कि वो 2040 तक यूएस की इकोनॉमी को टेक ओवर कर जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में बना था, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद। शुरुआती दौर में तो चाइना को ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं मिली, लेकिन 1972 ऑनवर्ड्स यूएसए के साथ इनके रिलेशंस ठीक हो गए और यूएसए ने चाइना को रिकॉग्नाइज कर लिया। इनके प्रीमियर यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट का नाम हुआ करता था झोउ एनलाई। झोउ एनलाई ने 4 मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस किए। इन्होंने कहा कि हम चार फ्रंट्स पर मॉडर्नाइजेशन का काम करेंगे। 4 फ्रंट्स पर मॉडर्नाइजेशन का जो प्लान यहां पर झाओ एनलाई ने बनाया था, उसमें एक था एग्रीकल्चर, दूसरा था इंडस्ट्री, तीसरा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी और चौथा था मिलिट्री। इन चार फ्रंट्स पर यहां मॉडर्नाइजेशन के एफर्ट्स किए गए। 1978 में वहां के लीडर डेंग जियाओपिंग आ गए थे और उन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म के साथ ओपन कर दिया। उन्होंने कहा अब दुनिया का कोई भी देश यहां पर आकर इन्वेस्ट कर सकता है, दुनिया का कोई भी देश यहां पर आकर ओपन डोर पॉलिसी अपना सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एग्रीकल्चर को 1982 में, जबकि इंडस्ट्री को 1998 में प्राइवेटाइज कर दिया गया। नए ट्रेडिंग लॉज बनाए गए और इन ट्रेडिंग लॉज के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का डेवलपमेंट हुआ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऐसे एरिया होते हैं जहां पर आप जाकर इंडस्ट्री लगा सकते हैं और जो इंडस्ट्रीज आप वहां पर लगाते हैं उन इंडस्ट्रीज के जरिए आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड भी कर सकते हैं।
नए ट्रेडिंग लॉज का क्रिएशन हुआ। चाइनीज इकोनॉमी काफी तेजी से इंप्रूव हो रही थी, लेकिन चाइना में सभी लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा था। चाइना में कुछ लोग अभी भी गरीबी में थे। अनएम्प्लॉयमेंट काफी तेजी से बढ़ा और लगभग 100 मिलियन लोग चाइना में अनएम्प्लॉयड थे। मतलब जो डेवलपमेंट था बेटा, ये एक अनइवन डेवलपमेंट था। सभी लोग इस डेवलपमेंट का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। अब देखो, ऐसा तो हर देश में होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि सबके सब डेवलप हो जाएंगे। डिस्पैरिटीज के बावजूद चाइना एक इकोनॉमिक पावर बनने के रास्ते पर निकल पड़ा। अब यहां पर इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे रहे? चाइना की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो करती रही, जबकि इंडिया की इकोनॉमी उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाई। अब इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के दौर के पहले की अगर मैं बात करता हूं, जब तक इन दो देशों को गुलाम नहीं बनाया गया था, तो इंडिया और चाइना एशिया में दो बड़ी पावर्स हुआ करती थी। चाइना के पास काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था, लेकिन हमने देखा कि चाइना और इंडिया का जो इंटरैक्शन था ना, वो बहुत कम था। कभी कभार वहां के ट्रेवलर्स आ जाते थे, वेनसांग, इत्सिंग, ये लोग यहां पर आ जाते थे और यहां पर आकर थोड़ा बहुत हमारे कल्चर को समझने की कोशिश करते थे, लेकिन ऐसा कोई बहुत खास इंटरेक्शन हमारा रहा नहीं। इंडिया को ब्रिटेन से आजादी मिली और चाइना ने अपने यहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई। लगभग दोनों एक साथ ही हुए हैं। चाइना 1949 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के रूल में आता है और इंडिया 47 में आजाद होता है। मतलब दोनों कंट्रीज के पास ग्रो करने का लगभग इक्वल चांस या मौका हुआ करता था। 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर जो अटैक किया था, उसका बड़ा कारण उनका तिब्बत का रेबेलियन माना जाता है। तिब्बत का एरिया हमेशा से बड़े लार्जर पार्ट ऑफ टाइम में एक ऑटोनॉमस रीजन हुआ करता था। तिब्बत ने जब रेबेल करके चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से आजाद होने की कोशिश की, तो चाइना ने बहुत ही ब्रुटैलिटी के साथ वहां पर रेबेलियन को कुचला और लोगों को मारा। तिब्बतियन लोगों में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे या बुद्धिस्ट लोग जो आबादी थी, उनके जो गुरु थे, स्पिरिचुअल हेड थे, उनको दलाई लामा बुलाया जाता था। दलाई लामा जो है वो भागकर इंडिया आ गए, और जब दलाई लामा भागकर इंडिया आए तो इंडिया ने दलाई लामा को पॉलिटिकल रिफ्यूज भी दे दिया। इस बात से बहुत ज्यादा नाराज था चाइना, और फिर उसने बॉर्डर डिस्प्यूट का मामला भी उठाया, और इस तरीके से 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद से हमारे रिलेशंस लगातार खराब ही रहे। चाइना की पॉलिटिकल लीडरशिप 1970s में चेंज होती है, तो चाइना की पॉलिसी ज्यादा प्रैग्मेटिक हो गई। 1981 में हमने देखा, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब चाइना ने इंडिया के साथ बातचीत का दौर शुरू किया। उसके पहले तक तो उन्होंने इंडिया के साथ कोई बातचीत करी नहीं। 1962 के वॉर के बाद इंडिया से कोई भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट चाइना की विजिट पर नहीं गया, और हमने चाइना से लार्जली दूरी ही बनाकर रखी। फिर हमने देखा कि जब राजीव गांधी जी की सरकार आई, तो उन्होंने चाइना के साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने के एफर्ट्स किए। दे ऑल्सो ट्राइड टू इंप्रूव देयर रिलेशंस विद चाइना। राजीव गांधी जी यहां पर 1988 में चाइना को विजिट करते हैं। रिलेशंस थोड़े से इंप्रूव होते हैं। साथ ही आप देखो बेटा, ठीक है, साथ ही देखो, बायलैटरल ट्रेड भी इंडिया और चाइना के बीच जो 2017 का डेटा एनसीईआरटी में दिया गया है, वो $84 बिलियन तक पहुंच गया। हाल फिलहाल में बॉर्डर डिस्प्यूट्स और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से हमारे बीच में डिस्प्यूट्स हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चाइना बना रहा है, वो उसके पुराने वाले सिल्क रूट का ही एक मॉडर्न
हेलो हेलो हेलो, आई होप कि अभी वॉइस आपको आ रही होगी। मुझे बताओ, इज इट फाइन नाउ? अभी ठीक है? ऑल ओके? ठीक है, ऑल ओके? ओके, ऑल गुड। सिंस इट्स ऑल ओके, लेट्स स्टार्ट। हमने क्या देखा कि एक और यूएसए एक पावर के तौर पर डेवलप हुआ और चाइना ने भी काफी तेजी से खुद को ग्रो किया, लेकिन पैरेलली दुनिया में कुछ और भी पावर्स इमर्ज हुई। अल्टरनेटिव पावर्स में अगर आप देखो तो कई सारे देश यहां पर इमर्ज होके आए। अल्टरनेट पावर्स में एक नाम तो देखो जापान का आता है। जापान एक पावरफुल कंट्री के तौर पे इमर्ज होकर आया 1964 में। वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मेंबर बना। ओईसीडी एक ग्रुपिंग है, ठीक है। जापान थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2017 में दुनिया का बन गया था, हालांकि अभी ऐसा नहीं है। एकमात्र एशिया का देश है जो G7 का पार्ट हुआ करता है। G7 दुनिया के डेवलप्ड, ठीक है, हाँ, एकमात्र ऐसा देश है जापान एशिया से जो कि G7 का पार्ट है। G7 क्या है बेटा? G7 दुनिया के अमीर देशों का ग्रुप है, डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है G7, ठीक है। जापान एकमात्र ऐसा देश है जो न्यूक्लियर बॉम्ब के डिस्ट्रक्शन को फेस कर चुका है। यह सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन के रेगुलर बजट में और लगभग 10% यूएन का जो बजट होता है उसको कंट्रीब्यूट करता है जापान। जापान का मिलिट्री एक्सपेंडिचर उनके जीडीपी का केवल 1% है और ये 7th लार्जेस्ट है दुनिया में, ठीक है। अब देखो, जापान अपनी मिलिट्री के ऊपर ज्यादा खर्च नहीं करता क्योंकि जापान की मिलिट्री के पास कोई स्ट्रेंथ कुछ खास है नहीं और यूएसए ही लार्जली उनके मिलिट्री को अपना सपोर्ट देता है, उनकी सिक्योरिटी की गारंटी लेता है, ठीक है। साउथ कोरिया इसके बाद एक और देश के तौर पर डेवलप हुआ। साउथ कोरिया जो है वो दो टुकड़ों में बटा हुआ है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है और डिक्टेटरशिप में है किम जोंग उन के। साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिकली रिपब्लिकन गवर्नमेंट है जहां पर इनके पास अपना चुनाव होता है। 1953 के बीच में, 50 से 53 के बीच में कोरियन वॉर हुआ था और कोरियन वॉर एग्जैक्टली कोल्ड वॉर का ही पार्ट माना जा सकता है। साउथ कोरिया जो है यहां पर यूएन का मेंबर बना 17 सितंबर 1991 को। तो साउथ कोरिया के पास यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप आ गई और साउथ कोरिया एक एशिया में इंपॉर्टेंट सेंटर के तौर पर डेवलप हुआ। 1960 से 1980s के बीच में उसने अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया और अपनी इकोनॉमी के इस स्पीडी डेवलपमेंट को उसने नाम दिया मिरेकल ऑफ हान रिवर, क्योंकि वहां पर बेटा हान नाम की एक नदी है जिसके आसपास इनका जो डेवलपमेंटल स्टोरी है वो डेवलप हुआ, तो इसे ही डेवलपमेंट ऑफ हान रिवर कहा गया। यहां पर बच्चे ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ, ओईसीडी का ये मेंबर भी बना। 2017 में 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इसकी दुनिया में और इसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर दुनिया में 10वें नंबर पे है। मतलब कोई भी कंट्री जो अपने जीडीपी का सब कितना बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करती है अपने मिलिट्री के ऊपर, उस पर्सपेक्टिव से ये 10th नंबर पे आ जाता है। मेजर फैक्टर्स यही रहे जिसकी वजह से वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट काफी अच्छा है। अगर मैं बच्चा यहां पर साउथ एशिया की बात करूं, इफ आई डिस्कस अबाउट द साउथ एशिया, साउथ एशिया में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश आते हैं। इन कंट्रीज के बीच में आपस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये एक दूसरे के दोस्त बिल्कुल नहीं है। इनके बीच में कई सारे डिस्प्यूट्स हैं और वो डिस्प्यूट्स अक्सर विजिबल देखने को मिलते हैं। हमने देखा कि मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की कहानी तो बेटा बहुत ही अजीब रही है। पाकिस्तान की कहानी आप सुनोगे तो आप थोड़ा हंसोगे, थोड़ा रोओगे, आपको लगेगा वहां क्या ही हुआ, जो हुआ वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, ठीक है। पाकिस्तान
अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत बड़ा वक्त लगा देता है, लगभग 10 साल। इंडिया ने 1946 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया था और 1950 के शुरुआत में 1949 के लास्ट तक हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बनाते 1956 तक का वक्त लग गया। पाकिस्तान ने जब अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में तैयार किया तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पे जो उनके मिलिट्री कमांडर थे जिनका नाम जनरल अयूब खान था, उन्होंने सत्ता हथिया ली और सत्ता हथिया के जनरल अयूब खान वहां के डिक्टेटर बन गए। वहां पर जो डेमोक्रेसी रही वो अच्छी चल नहीं पाई। उसके बाद से वहां पे मिलिट्री रूल चलता रहा। 1956 से लेकर 1970 तक वहां पर मिलिट्री रूल ही रहा। हमने देखा कि मिलिट्री टेक ओवर एक बार फिर से जनरल याहिया खान के पास आया। याहिया खान ही थे जब बांग्लादेश में एक रिवोल्ट डेवलप हुआ। याहिया खान बेटा, उनका नाम याहिया था लेकिन वो थे बड़े बेहया, और उन्होंने जो इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान जीत कर आए, उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना था। तो बांग्लादेश के एरिया से जो शेख मुजीबुर रहमान जीते थे चुनाव और उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना था, उसको इस याहिया खान ने बनने नहीं दिया, क्योंकि बेटा इनका नाम याहिया खान था लेकिन थे ये बेहया खान। तो बेहया खान यानी कि याहिया खान ने शेख मुजीबुर रहमान को जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया तो बांग्लादेश में लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। बांग्लादेश में जब रिवोल्ट हुआ तो पाकिस्तान की फोर्सेस और वहां का एक मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन जिसको रजाकार फोर्स कहा गया, इन लोगों ने बड़ा ब्रुटैलिटी करी बांग्लादेश में लोगों के साथ, उनको मारा पीटा रेप्स किए। इस वजह से वहां के लोग भागकर इंडिया आने लगे। इंडिया में लगभग 10 लाख बांग्लादेशी आ चुके थे। हमारे लिए उनको रिफ्यूज देना, खिलाना पिलाना, ये सब बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ रहा था। इसी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए बेटा, और परेशान होकर हमने अटैक कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने हमारे ऊपर पहले ही अटैक किया था, तो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, और हमारे ऊपर जब उन्होंने अटैक किया तो हमने काउंटर अटैक किया। और हमने जब काउंटर अटैक किया, ठीक है, हमने जो यहां पर काउंटर अटैक किया, उस काउंटर अटैक में बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। उस काउंटर अटैक में क्या हुआ बेटा? बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। हमने देखा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो यहां पर आई 1971 से 1977 के बीच में, वो जुल्फिकार अली भुट्टो की थी। दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो की गवर्नमेंट को फिर 1977 में जियाउल हक ने रिमूव कर दिया। बहुत लंबे समय तक तो रूल कर नहीं पाए बेटा। जियाउल हक ने यहां पर उनकी सरकार को पलट दिया। जनरल जिया को एक बार 1982 में प्रो डेमोक्रेसी रिवोल्ट फेस करना पड़ा और उनको फाइनली मजबूर होकर एक बार फिर से 1998 में वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना पड़ा। यहां पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी वो बेनजीर भुट्टो की लीडरशिप में बनी। बेनजीर भुट्टो चुनाव जीत कर आते हैं और यहां पर उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बनाया। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक बार फिर से वहां पे सत्ता पलट दी और वो पावर में आ गए। 2001 से लेकर काफी लंबे समय तक जनरल परवेज मुशर्रफ ने ही वहां पर कब्जा, जो सत्ता है वो अपने हाथों में रखी। 2008 में एक बार फिर से पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट आई और तब से लेकर अभी तक कहने को तो वहां पर बेटा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन ये इलेक्टेड गवर्नमेंट कब तक है, किस तरीके से है, इस बात को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान का जो मिलिट्री है उसका डोमिनेशन बहुत ज्यादा है। इस समय आसिम मुनीर जो हैं उनको गोद में बिठाकर बैठा हुआ है यूएसए के बड़े फेवरेट बने हुए हैं आसिम मुनीर। और पाकिस्तान और आसिम मुनीर जो हैं ये लोग अभी उनके बड़े फेवरेट हुए हैं। तो ये आसिम मुनीर को ज्यादा से ज्यादा पावर देने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक है, सो दैट इज द सिनेरियो हियर। इसके बाद बेटा आप देखोगे तो बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है और फिर बेटा यहाँ पर कहानी आ जाती है नेपाल की। नेपाल की कहानी भी आप ब्रीफ में ऐसे समझ सकते हो।
इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ नेपाल हियर, तो नेपाल एक हिंदू किंगडम हुआ करता था पास्ट में, और वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ करती थी, मतलब वहां पर जो राजा हुआ करते थे उन्हीं के पास ज्यादातर पावर हुआ करती थी। राजा के पास पावर हुआ करती थी, और जो किंग थे उन्होंने नए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को 1990 में एक्सेप्ट किया, और वहां पर जो प्रो डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे उनके चपेट में आकर उन्होंने चुनाव एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, 19th में अगर आप देखो तो नेपाल में एक माओइस्ट मूवमेंट भी अपने आप को स्प्रेड करने के एफर्ट्स में लग गया। 2002 में राजा ने पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया, और इस तरीके से लिमिटेड डेमोक्रेसी का सिस्टम यहां पे खत्म हुआ। 2006 में वहां पर एक कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हुआ डेमोक्रेसी के लिए, और 2008 में एक बार फिर से जो नेपाल था वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फॉर्म में आ गया। 2015 में इसने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। फिर श्रीलंका की बात करते हैं बेटा। श्रीलंका काफी लंबे समय से डेमोक्रेसी रहा। श्रीलंका में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही वो 1948 में बनी, लेकिन उसके बाद उसने भी कई तरीके के चैलेंज फेस किए। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, यह भी इंडिया की ही तरह अंग्रेजों की कॉलोनी हुआ करती थी। ठीक है, 1983 ऑनवर्ड्स वहां पर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन काफी एक्टिव हो गया बच्चा, जिसको लिट्टे कहा जाता है बच्चा। और जो लिट्टे हुआ करता था, लिट्टे ने वहां पर जिस तरीके से मिलिट्री, जो बच्चे लिट्टे हुआ करता था, LTTE उसके लीडर हुआ करते थे प्रभाकरन। उन्होंने वहां पर एक सिविल वॉर छेड़ दिया था। इंडिया ने लिट्टे को समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि लिट्टे में शामिल ज्यादातर लोग इंडिया के तमिलियंस थे, जो अंग्रेजों के टाइम से नॉर्थ श्रीलंका में जाकर बसे हुए थे। राजीव गांधी की सरकार का ये इंटरवेंशन सही तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा। इनफैक्ट लिट्टे इस बात से राजीव गांधी जी से नाराज भी हो गया, और यही कारण था कि लिट्टे ने राजीव गांधी जी को मरवा भी दिया था। 2009 में लिट्टे का जो लीडर था बेटा प्रभाकरन, वो मारा गया, और लिट्टे के लीडर प्रभाकरन के मारे जाने के बाद श्रीलंका में थोड़ी स्टेबिलिटी आई। अभी जो श्रीलंका है वहां पर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस क्रिएट हुआ था, और इस वजह से बच्चा यहां पर काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी आई थी। आप लोगों ने उस समय खबरें पढ़ी होंगी न्यूज़पेपर में, लोग वहां के पार्लियामेंट में घुस गए थे, और घुस के वो वहां पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रहे थे। तो एक सिनेरियो बेटा वहां पर ये बना हुआ था। फिर बच्चे एक इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट 1947-48 में हुआ, 1965 में वॉर हुआ, 71 में वॉर हुआ। फिर नेबरिंग कंट्रीज में इंडिया के रिलेशंस काफी वोलाटाइल रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो। हमने सार्क साफ्टा में कोऑपरेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। इस सेशन के आखिरी हिस्से में अगर हम बात करते हैं, तो इस सेशन के आखिरी हिस्से में एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चा सार्क। ठीक है, सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क, और एक ग्रुपिंग है बच्चा जिसको बुलाया जाता है साफ्टा। ठीक है, साफ्टा की अगर मैं यहां पर बात करता हूं बच्चे, इफ आई टॉक अबाउट दिस साफ्टा, तो साफ्टा जो है, सार्क के मेंबर्स ने साउथ एशियन फ्री ट्रेड साइन किया था। मतलब जिस तरीके से आसियान के देश बिना किसी टैरिफ के ट्रेड कर सकते थे, वैसे हमने भी एक फ्री ट्रेड जोन बनाने के एफर्ट्स किए थे। साफ्टा को 2006 में साइन किया गया था, 2004 में साइन करके 2006 में इसको ओपन किया गया था। ठीक है, साफ्टा जो है इंडिया का, देखो हमने क्या देखा कि कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्होंने इसको ऐसे लिया कि इंडिया साफ्टा के जरिए, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज के मार्केट को खाने की कोशिश कर रहा है, उनके मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कई सारे देशों ने साफ्टा को बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया, बल्कि वो चाइना और यूएसए की ओर इंक्लाइन हो गए। इस बात से हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, कंक्लूडिंग पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं, जहां तक कंक्लूजन का सवाल है, इस सेशन में जो कुछ भी हमने ब्रीफली देखा है उसको अगर हम यहां पर कंक्लूड करने की कोशिश करें, इफ वी ट्राई टू कंक्लूड दिस पार्ट हियर, कंक्लूजन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बहुत ही कॉम्प्लेक्स बेटा, जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सपेक्टिव से डेवलप होता है 21st सेंचुरी में। इसमें शुरुआती दौर में
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया में दो पावर्स हुआ करती थी, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए और यूएसएसआर जो दो पावर्स हुआ करती थी, उनके बाद फिर हमने क्या देखा, यूएसए और यूएसएसआर जो दो पावर हुआ करती थी यहां पर, उसके बाद 1991 ऑनवर्ड्स एक पावर आ गई, यानी कि यूएसए, और यूएसए के बाद ओवर है। हाँ। फिर हमने देखा कि ग्रेजुअली दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ गई, मतलब कि दुनिया में कई सारे देश यहां पर पावर में आ गए। अब ये पावर डायनेमिक्स कैसे डेवलप हुए, इसी चीज को कंक्लूड करते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आया। बाइपोलर का मतलब था कि दुनिया में दो पावर्स थी, यूएसए और यूएसएसआर। फिर हमने देखा कि 1991 का दौर आया और 1991 में यूनिपोलैरिटी आ गई, दुनिया यूनिपोलर हो गई। यूनिपोलर होने का मतलब था कि अब यूएसए ही एकमात्र पावर बचा। लेकिन फिर 2000 का दौर आया और सन 2000 के बाद दुनिया मल्टीपोलर हो गई। मल्टीपोलर होने का मतलब है कि दुनिया में कई सारी जो पावर्स हैं वो इमर्ज होकर आई। कई पावर्स के इमर्ज होने से हमारा मतलब ये है कि यूएसए तो पावर रहा ही, यूएसए के साथ रशिया पावर बन गया, रशिया के साथ चाइना एक पावर के तौर पे इमर्ज हुआ, चाइना के साथ इंडिया एक पावर के तौर पर इमर्ज हुआ, जापान एक पावर के तौर पे इमर्ज हुआ और साउथ कोरिया एक पावर के तौर पे इमर्ज हुआ। तो ऐसे कई सारे देश यहां पर डेवलप हुए। तो पहले दुनिया बाइपोलर थी, बाइपोलर से यूनिपोलर बनी, यूनिपोलर से मल्टीपोलर बन गई। और पोलर का मतलब होता है सेंटर ऑफ पावर, एंड दिस इज हाउ मल्टीलैटरलिज्म स्टार्टेड। तो बेटा आज के इस सेशन में मैंने आपको ये पूरा सेगमेंट बता दिया है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताऊंगा। एक दो चैप्टर्स अगर रह गए तो मैं सेल्फ रीडिंग के लिए डालूंगा, बिकॉज मैंने आपको बता दिया था ये आईआर का पार्ट है। नेक्स्ट वीक से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री होगा। प्रोबेबली कल की क्लास में जो मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्कस कर पाऊंगा वो मैं करूंगा। उसके बाद जो भी रह जाएगा आप अपना आईआर का पार्ट है पढ़ेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो आज का सेशन बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।